ये शॉर्ट टर्म जंग होगी या हो सकती है, या ये लॉन्ग टर्म हो सकती है? आपके जवाब से मैं ये इसलिए सोच रहा हूं कि पाकिस्तान अगर ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा तो उनके पास तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आप पाकिस्तान के लीडर्स के स्टेटमेंट्स को उठाकर देखिए तो हर रोज़ वो क्या बोल रहे हैं। उनके पास एक ही चीज़ होती है घूम फिर के, न्यूक्लियर, परमाणु परमाणु परमाणु, बस यही बोलना शुरू कर रखे हैं वो। क्या ये पैनिक सिचुएशन है पाकिस्तान में, या हमें भी पैनिक करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होता है, उसके बाद फिर दूसरा रिस्पॉन्स जो इंडिया का जाएगा वो पहले वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर पाकिस्तान का क्या इसको कहते हैं एस्केलेशन लैडर, कि आप जो जंग को ऊपर ऊपर ले जाते हो, वो सीढ़ी जो है एक एक कदम करके ऊपर चढ़ते हैं जी। और वो जो एस्केलेशन लैडर है उसमें जंग, अगर तो पाकिस्तान मान लो पहले रिस्पॉन्स के बाद कुछ नहीं करता है तो उसका भला है, लेकिन जितनी वो जंग को लंबा करेगा, जितनी एस्केलेशन को ऊपर लेके जाएगा, जैसे मैंने बात की वॉर फाइटिंग स्टेमिना जी, और हमें मालूम है उसके हथियार कहाँ पड़े हैं, उसके एम्यूनिशन डंप्स कहाँ पर हैं, उसकी सेंसिटिव इक्विपमेंट कहाँ पे है, उससे कॉस्टली एक्सपेंसिव वेपन सिस्टम्स कहाँ पर हैं। और हिंदुस्तान का ये एम रहेगा कि वो सारी चीज़ें पहले झटके में निकाल दें। अगर लड़ाई लंबी, कि उनको भी पता होगा हमारे कहाँ है। एक मिनट जी, हाँ, उनको भी पता होगा हमारे कहाँ पर है। वही मैं कहता हूँ कि दो जो वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी या जो हमारी रेशो है जी, उसमें इंडियन आर्मी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर जितने हम उनके बर्बाद करते हैं उतने वो हमारे बर्बाद करते हैं, उसके बाद हमारे पास बहुत कुछ बच जाएगा, उसके पास नहीं बचेगा। इसलिए जंग जितनी लंबी चलेगी उसका स्टेमिना कम होता जाएगा, इंडिया का स्टेमिना बढ़ता जाएगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने बात की न्यूक्लियर की, मैं एक्चुअली उसी के ऊपर आना चाह रहा था कि बहुत चर्चा हो रही है इस समय। आपने बात की न्यूक्लियर की। देखिए 1945 के बाद न्यूक्लियर बम इस्तेमाल नहीं हुआ पूरी दुनिया में कहीं नहीं। दुनिया में इतिहास में 80 साल हो गए हैं न्यूक्लियर बम इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ टेस्ट हुए हैं। बिल्कुल। अगर 80 साल से किसी भी देश में या देश ने ऐसा नहीं इस्तेमाल किया, इसका मतलब दुनिया के जो लीडर हैं वो सेंसिबल हैं। और जो हमारी इंडिया की डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पॉलिसी है, जो हमने घोषित की है अपनी न्यूक्लियर नीति, वो ये कहती है कि हम पहला अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर किसी ने हमला किया तो हमारा जो हम कहते हैं ना पलटवार जो है, वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना बड़ा होगा कि वो देश एकदम तहस नहस हो जाएगा। अगर ये हमारी न्यूक्लियर डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हम पहला हमला नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप में ये पूरा जिसको हम कहते हैं कि कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि हम पहले हमले को जजब कर सकते हैं, और फिर जो हमला करेंगे उसको पाकिस्तान जजब नहीं कर पाएगा। ये मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए। जी। पाकिस्तान को अगर आप देखिए, सिंध से शुरू कीजिए और ऊपर तक जाइए खैबर पख्तूनख्वा तक। जी। पाकिस्तान का नॉर्थ टू साउथ जो या दक्षिण से उत्तर की तरफ जो उनका एरिया है, और फिर अगर इंडिया बॉर्डर से लेकर के ईरान बॉर्डर तक जाइए जी, तो उनकी डेप्थ कितनी है। और अभी कंपेयर कीजिए हमारा गुजरात से अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर से कन्याकुमारी, हमारी डेप्थ कितनी है। और उनकी एक पतली सी ये पट्टी में 6 से 7 बड़े शहर हैं, जबकि हमारे जो इतना बड़ा एरिया है उसमें 50 बड़े शहर हैं। बिल्कुल। तो जब पाकिस्तान पहला हमला करेगा, उसके बाद में जो हम हमला करेंगे जी, तो ये जो 6-7 शहर हैं ये खत्म हो जाएंगे। मतलब पाकिस्तान ही खत्म हो गया। पाकिस्तान खत्म हो, उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ बोलते हैं इस चीज़ को। जो मैंने बोला कि भारत के बॉर्डर से ईरान के बॉर्डर तक उनके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। और जो बलूचिस्तान एरिया है जो इस डेप्थ का 60% है जी, वहाँ तो पाकिस्तान आर्मी की जाने की हिम्मत नहीं है अभी। तो वो जो बलूचिस्तान है, अगर आप उसको काउंट आउट कर दो जी, क्योंकि वहाँ तो लिबरेशन फ्रीडम फाइट चल रही है और पाकिस्तान आर्मी वहाँ घुस नहीं पा रही है, जी, अगर उसको निकाल दो तो पाकिस्तान आर्मी का पाकिस्तान का जो डेप्थ है वो इंडिया बॉर्डर से लेकर सिर्फ बलूचिस्तान के पंजाब के बॉर्डर तक है। क्योंकि 45 में जब न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद से मोस्ट ऑफ द जनरेशन जो आज के 2025 में हम हैं, किसी ने वो देखा नहीं है। और उस समय कोई सोशल मीडिया या कुछ भी नहीं था। जो वीडियोस हैं थोड़ी बहुत इधर उधर से दिखती हैं, वो भी फैब्रिकेटेड भी हो सकती हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि ये परमाणु कितना खतरनाक और कितना शक्तिशाली होता है, कि कितनी इसकी रेंज होती है। मेरे 2-4 सवाल हैं इससे जुड़े हुए, आप एक एक करके जरूर जवाब दीजिएगा।
कि अगर आप समझा पाएं कि अगर फर्ज कर दीजिए कि एक जगह पर परमाणु फेंका जाता है तो उसका कितनी लंबी रेंज होगी, कितने किलोमीटर तक उसका असर जा सकता है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आज के परमाणु हथियार हैं जी वो हवाई जहाज़ से, ज़मीन से और समुंदर से, जी तीनों जगह से वो फेंके जा सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में जो उनकी रेंज आपने बात की, जो परमाणु हथियार की जो रेंज या उसकी जो कितनी उसकी पोटेंसी है, जी जब वो कितना खतरनाक है, उसको किलो टन में नापा जाता है। ठीक है। पहले 20 किलो टन एक स्टैंडर्ड होता था कि 20, आजकल 20 किलो टन तो बहुत छोटा है। जी और वो कितना उसका जो असर होगा, जो उसका जो दायरा बनता है, कहाँ तक हर चीज़ एकदम से मोम हो जाएगी, कहाँ तक एकदम से वो लंगड़े लूले हो जाएंगे, और फिर हवा का रुख किस तरफ जाता है, वो हवा जो आदमी उस हवा को अपने शरीर के अंदर लेके जाएगा, जहाँ तो वो मर जाएंगे, जहाँ फिर ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएंगे। और जो उसका जो ब्लास्ट है, शैटरिंग इफेक्ट जो है, जी उससे बिल्डिंग्स गिरती हैं और कोलेटरल डैमेज होता है। और जो बिल्डिंग के अंदर जितने भी हैं वो ब्लास्ट इतना ज़्यादा होता है कि खड़ी बिल्डिंग्स गिरती हैं। और जो उसका जो फायर है, जो आग का गोला है, जी जहाँ तक वो जाता है वो एकदम झुलसा देता है, हर चीज़ को जला देता है। तो ये कितना बड़ा डायमीटर उसका रहेगा, या कितना बड़ा सर्कल बनता है, जी ये डिपेंड करता है कि कितने किलो टन का बम फेंका गया। और यहाँ पर मैं आपको अभी एक बात बताना चाहता हूँ कि कितने पाकिस्तान के लोग जाहिल हैं। उनका एक मिनिस्टर था रेलवे का, शेख रशीद, हाँ बिल्कुल, वो एक प्रेस इंटरव्यू में बोल रहा है कि पाकिस्तान के पास पाइया पाइया, आधे पाइया के बम हैं, यानी कि 250 ग्राम और 125 ग्राम के बम हैं, और वो ऐसी जगह फेंके जाएंगे जहाँ पे हिंदू मरेंगे, मुसलमान नहीं मरेंगे। ये जाहिलपन का एक मैयार है या एक लिमिट है कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं, जो पाकिस्तान को एक पॉलिसी गाइडलाइंस दे रहे हैं, जी उनका न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में ये नॉलेज है, जहाँ तो स्कूल में नहीं किसी ने पढ़ाया, जहाँ मिलिट्री ने उनको बताया ही नहीं कि न्यूक्लियर होता क्या है। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि पाव पाव, आधे आधे पाव। अभी आप धनिया थोड़ी खरीद रहे हो। फनी फनी या और बहुत सीरियसली बात कर रहे थे वो। हाँ मतलब कमेंट तो सीरियस कर रहे थे, लेकिन बिना नॉलेज के फनी बिना लग रहे नॉलेज के। हाँ। और इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि आज भी बहुत से उनके मिनिस्टर, जैसे मैंने बात की, किसी को मालूम ही नहीं था डिफेंस मिनिस्टर कौन है, अचानक से डिफेंस मिनिस्टर साहब सामने आ गए। जी और अभी उन्होंने अपना DGISI जो है उसको NSA डिक्लेयर कर दिया है। अभी सब कुछ एकदम नर्वसनेस में हो रहा है। मेरा एक और सवाल था कि चलिए भगवान ना करे ऐसा हो, हम यही, क्योंकि हम भारतीय हैं तो यही सोचते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर होता है तो इसका असर, कि फर्ज कर लीजिए कि अमृतसर से लाहौर 25 किलोमीटर है, कि अगर इंडियन आर्मी लाहौर को टारगेट करती है तो क्या उसका असर अमृतसर तक भी आएगा? देखिए, इसमें ऐसे होता है कि यही मैंने बात बोली, जो टेक्टिकल डेप्थ जी होती तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, लेकिन पाकिस्तान की टेक्टिकल डेप्थ है, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ है नहीं। जी इसमें कब टारगेट, उस टाइम पे वेदर कंडीशंस क्या है, क्या वेदर में नमी है, क्या वेदर में बारिश का मौसम है, जी जहाँ धूप है, तो उसके हिसाब से असर बढ़ता है। ठीक और दूसरा, विंड डायरेक्शन उस टाइम पे क्या है। अगर मान लो कि हम लाहौर पे अटैक करते हैं, न्यूक्लियर स्ट्राइक करते हैं, और विंड डायरेक्शन साउथ वेस्ट की तरफ है, जी यानी कि विंड डायरेक्शन लाहौर से नीचे की तरफ जा रही है, बलूचिस्तान और सिंध की तरफ, जी तो उसका असर अमृतसर पे नहीं होगा, खास करके जो ब्रीदिंग वाला है उसका। जो डेटोनेशन या जो उसका जो ब्लास्ट का असर है, जो फायरबॉल का असर है, जी अगर वो इतना बड़ा बम है तो उसका जो रेडियस कितना बनता है उसके हिसाब से असर होगा। लेकिन अगर हम लाहौर को टारगेट करते हैं तो हम ये निश्चित करेंगे कि हमारे IB के इस तरफ उसका असर नहीं आए, और उस टाइम पे उसको फायर करेंगे जब हवा का रुख पाकिस्तान के लाहौर से उस तरफ को है, उनके सिंध की। मतलब मैं आपकी बात से ये समझ रहा हूँ कि परमाणु इतना खतरनाक है कि, क्योंकि अगर 25 किलोमीटर लाहौर से अमृतसर है, मतलब इसका हो सकता है कि 100 किलोमीटर तक भी असर हो, इतना वही मैं बता रहा खतरनाक हूँ, कि रेंज मतलब उसकी इसका सब कुछ डायमीटर में नापा जाता है। जी और वो जो डायमीटर है वो डिपेंड करता है कि उसका जो कितने किलो टन का आपने परमाणु हथियार इस्तेमाल किया। तो सिलेक्शन ऑफ टारगेट एंड मैचिंग ऑफ द बॉम्ब, जी ये एक बहुत सोची समझी मिलिट्री टेक्निक होती है जी कि जैसा टारगेट है उससे मैचिंग जो है बॉम्ब इस्तेमाल किया जाए।
और वो बम ऐसा इस्तेमाल किया जाए कि हमारे अगर ट्रुप्स भी उसके आसपास हैं, जी किस दिशा में हैं, कितनी दूरी पे हैं, हमारा जो देश के जो वासी हैं, जो हमारे गांव में जो शहर हैं, किस दिशा में हैं, कितनी दूरी पे हैं, ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए, हवा का रुख ध्यान में रखते हुए और पोटेंसी जो वेपन की है उसको ध्यान में रखते हुए जी तब ये जो टारगेट एंड वेपन की मैचिंग होती है। मेरा एक और सवाल था, मेरे को लगता है बहुत सारे लोग होंगे जिनके जहन में आ रहा होगा कि अगर पाकिस्तान ऐसा कोई वेपन लॉन्च करता है तो वो गिरने के बाद ही हमें पता लगता है या फिर उससे पहले भी कि उनकी कोई मिसाइल आ रही है या कोई प्लेन आ रहा है, या जैसे आपने कहा कि अलग अलग तरीके से उसको लॉन्च किया जा सकता है, क्या उसके साथ के साथ हमें पता लग जाएगा? मेरा सवाल इसलिए है कि क्या उसको हवा में ख़त्म किया जा सकता है अगर भारतीय, चाहे वो नेवी है, चाहे वो एयरफोर्स है या इंडियन आर्मी है, उनको पता लगता है, तो उसके ऊपर कैसे रिएक्ट किया जा सकता है जब वो हवा में होगा? देखिए, जब लड़ाई होती है ना, जी तो सेम जो आपके एसेट्स हैं, चाहे वो हवा के हैं, चाहे ज़मीन के हैं, चाहे वो किश्ती के हैं या पनडुब्बी के हैं, सेम एसेट वो नॉर्मल जो कन्वेंशनल एम्यूनिशन है वो फायर कर रहे हैं। ठीक है। शिप से देखिए, मान लो क्रूज मिसाइल फायर हो रही है और उसी शिप से ही न्यूक्लियर भी फायर हो सकता है। तो इसलिए एक न्यूक्लियर का होता है कि न्यूक्लियर बम कभी भी इकट्ठा नहीं रखा जाता। ओके। कि एक्सीडेंटली डेटोनेशन या कुछ भी होने से या लीकेज होने से, ये 2-3 अलग अलग जगह पे रखा जाता है जिसकी हमेशा सर्वेलेंस रहती है। और जब इसको मेटिंग करना होता है, लफ्ज़ है मेटिंग, जबकि उनको जोड़ना होता है आपस में या कपलिंग करनी होती है। जी। अगर किसी देश ने सोच लिया कि अभी मैंने न्यूक्लियर इस्तेमाल करना है, तो वो इस जगह से एक हिस्सा उठाएगा, उस जगह से दूसरा उठाएगा और तीसरी जगह जहाँ से फायर करना उसके पीछे उसको लेके आएगा। जी। और जब ये मेटिंग की कार्रवाई शुरू हो जाती है, इसका मतलब कि इस देश ने अभी मन बना लिया है कि वो हमला करेगा, तो एज एन इंडियन हम उसको फर्स्ट स्ट्राइक मानते हैं। मीटिंग को ही हम फर्स्ट स्ट्राइक मान लेते हैं। क्योंकि हम इतना देर इंतजार नहीं करेंगे कि वो मीटिंग करके अभी फिर स्ट्राइक करें। हमारी इंटेलिजेंस मिलती है कि उन्होंने ये शुरू कर दिया। इंटेलिजेंस होती है, इसकी सर्वेलेंस रहती है और ये बहुत बरीक इंटेलिजेंस आती है। जी। और ये जो एक्शन ऑफ मीटिंग है कि अभी वो तैयार हैं लॉन्च करने के लिए, इससे पहले कि वो लॉन्च करें हम अपनी सेकंड स्ट्राइक करते हैं।